बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वायरमेंटल साइंस का पहला चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट्स। इन्वायरमेंटल थॉट्स का मतलब है शऊर, वो शऊर जो इन्वायरमेंट के हवाले से है। मिसाल के तौर पर जब ह्यूमंस ने ये ऑब्जर्व किया कि ह्यूमन एक्टिविटीज यानी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के नतीजे में इन्वायरमेंट की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, ये शऊर साइंटिस्ट में आया, रिसर्चर्स में आया और आम लोगों में आया। मिसाल के तौर पर पास के ऐसे इवेंट्स जैसे कि न्यूक्लियर डिजास्टर्स थे जिनको लोगों ने विटनेस किया, उसके नतीजे में न सिर्फ इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा था बल्कि लोगों की हेल्थ भी मुतासिर हो रही थी। जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में बहुत सारे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स यूज किए गए और केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ, जिसके नतीजे में न सिर्फ सॉइल क्वालिटी पोल्यूट हुई, डिग्रेड हुई, वाटर पोल्यूशन हुआ या एयर पोल्यूशन हुआ, बल्कि ह्यूमन हेल्थ भी मुतासिर हुई और बायोडाइवर्सिटी भी लॉस हुई। अब इन तमाम ऑब्जर्वेशंस के नतीजे में इंसान के अंदर शऊर आया इन्वायरमेंट के हवाले से कि ह्यूमन एक्टिविटीज और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है या कंटेमिनेट हो रहा है। अगर हम इन्वायरमेंटल थॉट्स को समझना चाहते हैं तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वो की डेवलपमेंट्स, चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शक्ल में हो, चाहे इवेंट ऑफ कंसर्न के शक्ल में हो, चाहे न्यूक्लियर डिजास्टर्स के शक्ल में हो या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नतीजे में हो, और डिबेट्स, वो डिबेट्स जो इन डेवलपमेंट से एमिनेट हुई, यानी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स if go unchecked they have potential to damage the physical environment and human health as well। एंशियंट टाइम से लेकर अब तक वो डेवलपमेंट्स और डिबेट्स जिनकी वजह से लोगों में शऊर आया इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के हवाले से। दूसरा, इवेंट्स विच ब्रॉट अवेयरनेस अमंग मासेस अबाउट एन इन्वायरमेंटल इशू। ऐसा कोई भी इवेंट जिसकी वजह से लोगों के अंदर माहौलियाती तबाही का शऊर आया, और इनकी जो एवोल्यूशन है उसको हम हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट्स कहते हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो माहौल के बारे में इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं, और फिर इंसान उसको के बारे में न सिर्फ सोचता है बल्कि उन इश्यूज को कर्ब करने के लिए इकदामात करता है, एक्ट करता है। अगर हम इस साइकिल को सिंपली समझना चाहें तो देखें, इंसान इन्वायरमेंट में रहता है, हमारा जो सराउंडिंग है हमारा इन्वायरमेंट है, चाहे बायोस्फीयर हो, लिथोस्फीयर हो, वाटर बॉडीज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, माउंटेन्स हैं, हमारे इर्द गिर्द जितने हैं हम इसी में डिवेल करते हैं। अब इस माहौल में रहते हुए इंसान बहुत सारे मसाइल फेस करता है। अगर हम पास की बात करें, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खुराक की किल्लत थी, फूड स्टारवेशन की वजह से लोग मरते थे, बहुत सारे वबाई अमराज हों या अदर हेल्थ इश्यूज हैं उनकी वजह से लोग मरते थे, मेडिसिन्स नहीं थे। तो अब इंसान ने इन मसाइल का अजाला करने के लिए डेवलपमेंट की का सोचा,
वो डेवलपमेंट किस शक्ल में आई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शक्ल में आई। यानी हमने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया, और बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? इंडस्ट्रीज लगाई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं। अब जब हमने फूड प्रोडक्शन की मेडिसिन बनाए, लोगों के इश्यूज तो कम हुए, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इंसानों के इशू रिजॉल्व हो रहे हैं, लेकिन उन इमिशंस की वजह से, उन फर्टिलाइजर्स की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से अब इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है। अब इंसान के लिए ये भी नाकाबिले कबूल था, क्योंकि हम अपने हेल्थ के इश्यूज कम करें, खुराक का मसला कम करें, लेकिन रहना तो हमने माहौल में है। अगर वो डिग्रेड हो रहा है तो नेचुरल डिजास्टर्स को भी ह्यूमन बीइंग कबूल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उससे इतनी ज्यादा तबाही होनी थी जितने खुराक के मसले नहीं थे। अब इंसान के अंदर फर्दर शऊर आया, वो सेंसिटाइज हुआ जब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के हवाले से। तो उन्होंने सोचा कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कबूल नहीं कर सकते। इसलिए इंसान अब तीसरे नतीजे पर पहुंचा। वो तीसरा नतीजा या वो तीसरा शऊर था इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यानी ऐसी डेवलपमेंट लेके आए जिससे ह्यूमन इश्यूज रिजॉल्व हों, यानी पॉवर्टी के मसले, फूड का मसला, एनर्जी के मसले और हेल्थ के इश्यूज रिजॉल्व हों, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज। तो इंसान सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव हुआ। अब ये सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी सादा अल्फाज में ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, महदूद हैं, कुदरती वसाइल। जब हम उनका बेदरेख इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ नेचुरल डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा, बल्कि फ्यूचर जनरेशन को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी अगर हम आज बेदरेख इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्यूचर जनरेशन के लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं, उनके लिए लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज को मजीद लिमिट कर रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब हुआ कि वसाइल को ऐसे इस्तेमाल करना, नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करना कि आपकी ज़रूरत, हमारी ज़रूरत पूरी हो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरत का भी ख्याल रखना है, उनको भी वो वसाइल की रसद पहुंचे, बहम मिले। अब इस इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी का पर्पस क्या था? जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि इसका पर्पस था कि ऐसी डेवलपमेंट लेके आना जहां हमारे इकोनॉमिक इश्यूज रिजॉल्व हों और माहौल भी कंजर्व रहे। तो पहला पर्पस है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी लैंड को डिग्रेडेशन से बचाना, सॉइल को पोल्यूशन से बचाना, वाटर को पोल्यूट होने से बचाना, एयर क्वालिटी को इंश्योर रखना, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को कम करना, इमिशंस के जरिए ग्लोबल वार्मिंग ना होने देना, और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना और उसको डिग्रेड नहीं होने देना, और बायोडाइवर्सिटी को लॉस से बचाना। और दूसरा पर्पस था अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना। यानी वाटर हो या एयर हो या सॉइल हो, इनको पोल्यूशन से कैसे बचा सकते हैं? ज़्यादा इमिशंस फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हैं, तो फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करना है। अब उसको कम करने के लिए हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वो है अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना। यानी अगर व्हीकुलर इमिशन से बचना है तो हम अपनी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिसिटी की तरफ शिफ्ट कर दें, और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के दौरान ग्रीन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाना, सेफ इन्वायरमेंट सेफ टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होना, यानी सोलर एनर्जी की तरफ जाना,
वगैरह वगैरह। और इसके गोल्स क्या हैं? पहला गोल है मिनिमाइज डैमेज टू इन्वायरमेंट, प्रिवेंट लॉजिंग, ग्रेजिंग, इरोजन एंड फ्लड्स, यानी सॉइल को इरोजन से बचाना ताकि फ्यूचर में फ्लड से महफूज रह सकें। अगर सॉइल की इरोजन या सॉइल के पोल्यूशन को कम नहीं करते तो इरोजन के नतीजे में क्या होंगे? फ्लड्स आएंगे। तो पहला गोल है इन फ्लड्स को, इरोजन्स को और ग्रेजिंग को मिनिमाइज करना थ्रू एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। दूसरा है प्रोमोट डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट फ्रेंड टेक्नोलॉजी के जरिए डेवलपमेंट लाना, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंड टेक्नोलॉजी नहीं होगी, डिफंक्ट टेक्नोलॉजी के जरिए हम डेवलपमेंट लाने की कोशिश करेंगे तो उनसे ज़्यादा एमिशंस होंगी और फिर कंसिक्वेंटली एनवायरमेंट डैमेज होगा। और थर्ड है डीकार्बनाइजेशन की तरफ जाना, जीरो कार्बन की तरफ जाना, यानी फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम कम करके खत्म करना और जीरो पे ले आना और टोटली एनवायरमेंट फ्रेंड टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना। अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एवोल्यूशन कैसे हुई, यानी वो शऊर कैसे आया जिसने इंसान को मजबूर किया कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाए। पहला तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का शऊर था, जहां एग्रीकल्चर प्रोसेसेस के दौरान इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स के नतीजे में जो सॉइल क्वालिटी डिग्रेड हो रही थी और फिर वो टॉक्सिन्स फूड चेन का हिस्सा बन रहे थे और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बीमारियां पैदा हो रही थी, कैंसर पैदा हो रहा था। तो रिसर्चर्स ने जब इसके ऊपर रिसर्च किया, वो ये बात सामने लेके आए, तो उसके नतीजे में मूवमेंट्स पैदा हुई और फिर उन्हीं मूवमेंट्स की वजह से कॉन्फ्रेंसेस हुए और इस क्लाइमेट के इश्यूज को, इस एनवायरनमेंट के इश्यूज को ऐसा डिसिप्लिन दुनिया में एक्सेप्ट किया गया और फिर उसको उसके अजाले के लिए काम शुरू हुआ। दूसरा था इवेंट्स ऑफ कंसर्न, जैसे 1954 में जो क्रोंचलेव फॉल आउट था, जो यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान जो डिजास्टर हुआ था, उसके नतीजे में मार्शलैंड आइलैंड में जो लोग थे उन्होंने विटनेस किया कि वाइट एशेस उनके जिस्म तक फैले हुए थे और पानी का हिस्सा बन गए थे, जिसकी वजह से लोग मर रहे थे और मेरीन लाइफ तबाह हो रही थी। क्योंकि देखें, न्यूक्लियर वेपन्स के जब टेस्ट होते हैं तो उसके वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन इमिट होती हैं, जो न सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए बल्कि ह्यूमन हेल्थ के लिए भी डिजास्टर्स साबित होते हैं। दूसरा इवेंट था मरकरी क्राइसिस इन मिनामाटा, जब इंडस्ट्री से मिथाइल मरकरी वाटर बॉडीज का हिस्सा बना तो हजारों लोगों ने वो पानी पिया और उसके नतीजे में लोग मरे। और फिर न सिर्फ पानी के कॉन्ट्रैक्ट से बल्कि उस पानी से जिन्होंने फिश कंज्यूम किए वो भी पॉइजन की वजह से मरने लगे। तो इसने भी ये शऊर दिया कि टॉक्सिन्स, न्यूक्लियर डिजास्टर्स और जितने पोल्यूटेंट्स हैं उनकी वजह से इन्वायरमेंट कंटेमिनेट होता है और एडवर्सली ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट होता है। और थर्ड इवेंट ऑफ कंसर्न था चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर में सेवरल एक्सप्लोजन्स हुई और रेडियो एक्टिव मटेरियल एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन गया, और जिसकी वजह से जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, वहाँ कहा जाता है कि
more than 50 people were died. तो ये जितने इवेंट्स थे इन्होंने शऊर दिया कि न्यूक्लियर टेस्टिंग हो, चाहे डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, अगर हम इसको सस्टेनेबल पैटर्न पे ना ले आए तो एक तरफ इससे माहौल तबाह होता है, डिजास्टर्स होते हैं, तो दूसरी तरफ ह्यूमन हेल्थ मुतासिर होती है। अब ये इवेंट्स के नतीजे में, डिबेट्स के नतीजे में, ये जो हिस्ट्री थी इन्वायरमेंटल थॉट्स की, ये कैसे आगे मुंतकिल हुई और इसके क्या फॉर्म्स थे। एक तो राइटिंग यानी एसेस के हवाले से, थीसिस के जरिए और बुक्स के जरिए इस शऊर को मुंतकिल किया गया, इसकी हिस्ट्री डेवलप हुई। दूसरा है सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स, यानी यूएस में जो सिविल सोसाइटीज इमर्ज हुई इन इवेंट्स के खिलाफ, न्यूक्लियर टेस्टिंग के खिलाफ, न्यूक्लियर डिजास्टर के खिलाफ और बायोडाइवर्सिटी लॉस के खिलाफ, ये जब निकल आए तो इन्होंने पूरी दुनिया को शऊर दिया। थर्ड था इंटरनेशनल ग्रुप्स, जैसे WWF है, इंटरनेशनल ग्रीन पीस मूवमेंट थी। तो ये इंटरनेशनली कनेक्ट होना शुरू हो गए क्योंकि इन्वायरमेंटल डैमेज एक लोकल इशू नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि टेररिज्म के बाद सबसे बड़ा इशू क्लाइमेट चेंज इशू है, जो एक ग्लोबल कंसर्न है। इसलिए इंडिविजुअल ये ग्रुप्स मिलके इंटरकनेक्टेड होके इन्होंने इंटरनेशनल ग्रुप्स बनाए। और फोर्थ था, इन तमाम डेवलपमेंट्स के नतीजे में फिर यूएन ने कॉन्फ्रेंसेस बुलाए और उन कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए अक़वाम आलम ने प्लेज किया कि वो इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए काम करेंगे, जो आज तक जारी है। अब राइटिंग्स में सबसे अहम राइटिंग थी 1962 में रेचल कार्सन ने, जो साइलेंट स्प्रिंग लिखी। इसका जो मौजू था वो केमिकल्स थे। यूएस में मलेरिया से निपटने के लिए, मलेरिया के खात्मे के लिए DDT बनाया गया और उस पेस्टिसाइड के नतीजे में मलेरिया को तो कंट्रोल किया गया, लेकिन रेचल कार्सन बायोलॉजिस्ट थी, उन्होंने जब स्टडी किया तो वो जो पेस्टिसाइड्स थे न सिर्फ सॉइल क्वालिटी को डैमेज कर रहे थे, न सिर्फ उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई थी, बल्कि ये फूड चेन का हिस्सा बन के ह्यूमंस के अंदर कैंसर कॉज कर रहे थे। इसके ऊपर डिबेट्स होती रही। जो मलेरिया के लिए DDT बना रहे थे, उन्होंने इसको एक मिथ करार दिया और कहा कि ये एक फिक्शनल नॉवल है, इसमें कोई साइंटिफिक हकीकत नहीं है। और उनका दूसरा पॉइंट था कि जितना इसके कैंसर कास्ट करने से लोग नहीं मरते, उतने ज़्यादा फिर लोग मलेरिया से मर जाएंगे। तो इस पर यूएस ने कमीशन बिठाया, जाके 1972 में ये बात साबित हुई, उसका जो रिसर्च था वो सही साबित हुआ। तो 72 में यूएस ने DDT के इस्तेमाल को बैन किया। तो ये पहली कामयाबी थी टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इसके नतीजे में अगेन लोगों में शऊर आया। इस रिसर्च ने साबित कर दिया कि डेवलपमेंट विदाउट सस्टेनेबिलिटी damages environmental quality। दूसरा मकाला था ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, गैरिट हार्डिन 1968। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि एक कॉमन प्लेस हो, एक कॉमन नेचुरल रिसोर्स हो, लोग उसकी हिफाजत नहीं करते बल्कि सभी उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे एक कॉमन फॉरेस्ट होता है, तो वहाँ लोग बजाय इसके कि उसकी हिफाजत करें, वो सब यही सोचते हैं कॉमन नेचुरल रिसोर्स है तो सभी उसको जाके एक्सप्लॉइट करते हैं, सभी उसको फॉरेस्ट कटिंग करते हैं, वहाँ ग्रेजिंग होती है। तो नतीजे में क्या होता है, वो कॉमन रिसोर्स तबाह हो जाता है।
जब आप उसको ऑन करते हैं तो फिर आप उसकी हिफाजत करते हैं। थर्ड राइटिंग है लिविंग डाउन स्ट्रीम सेंड्रा स्टीन ग्रेबर की, ये भी केमिकल्स के हवाले से है। तो केमिकल रन ऑफ की वजह से जो वाटर क्वालिटी या रिवर्स पोल्यूट हुए थे, इंटॉक्सिकेट हुए थे, उसके नतीजे में कैंसर कास होता है। तो 1997 में इन्होंने ये मकाला लिखा था, सिंथेटिक केमिकल लेड टू कैंसर। तो ये मुख्तलिफ राइटिंग्स थी जिन्होंने शऊर उजागर किया, इन्वायरमेंटल थॉट्स दिए, और ये डिसिप्लिन डेवलप होता रहा। सिविल सोसाइटीज मूवमेंट की बात करते हैं तो ये सोसाइटीज यूएस में इमर्ज हुई और इनका पर्पस था नेचुरल रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी, इनको सस्टेन रखना। इंटरनेशनल ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में आया। ग्रीन पीस ब्रिटिश में 1971 में आया। और ग्रीन पीस का जो पर्पस था वो था टू अपोज यूएस न्यूक्लियर टेस्टिंग टू प्रिजर्व इंडेंजर्ड स्पीशीज। यूएस न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से स्पीशीज लॉस हो रही थी, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही थी। तो ग्रीन पीस जो बरतानिया में 1971 में इसका आगाज हुआ, इस मूवमेंट का या इस ग्रुप का, तो उनका मकसद था कि यूएस न्यूक्लियर टेस्टिंग की अपोजिशन, ताकि इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाया जा सके। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ 1971 में ये ग्रुप इमर्ज हुआ। इट वाज फाउंडेड बाय 70 कंट्रीज। और इसका पर्पस क्या था? जीएमओस की मुखालिफत, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्योंकि इन क्रॉप्स की वजह से क्या होता था, जो लोकल स्पीशीज थी वो मुतासिर हो रही थी और सॉइल क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही थी। और दूसरा इनका मकसद था कॉम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन, यानी फॉरेस्ट को डिग्रेडेशन से बचाना। डेवलपमेंट के नतीजे में जो फॉरेस्ट कटिंग हो रही थी और उन एरियाज को डिजर्ट में कन्वर्ट होता देख रहे थे, तो उन्होंने इसकी मुखालिफत कर दी। और फिर वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट फंड। उसके बाद इन्वायरमेंटल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें सोशल और इकोलॉजिकल कंसर्न्स को जस्टिस के साथ लिंक किया गया। मिसाल के तौर पर एक डेवलपमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो किसी रूरल एरिया से रोड गुजरती है, तो वहाँ अगर हाईवे बनाए जाते हैं तो एक तो मैसिव वेहिकुलर इमिशन की वजह से वहाँ की एयर क्वालिटी डैमेज होती है, तो दूसरी तरफ सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है और वहाँ डंप किया जाता है। तो इन्वायरमेंटल जस्टिस का मकसद था कि ये जो डेवलपमेंट करते हैं या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नतीजे में वो रूरल एरियाज मुतासिर होते हैं, वहाँ लोग मुतासिर होते हैं, उनको इन्वायरमेंटल जस्टिस के जरिए कंपनसेट किया जाए, उनको इंसाफ दिया जाए। उसके बाद आते हैं यूएन कॉन्फ्रेंसेस। जब इंसान के अंदर शऊर आया, साइंटिस्ट ने लिखा, रिसर्च पेपर्स आए, मकाले आए, जैसे साइलेंट सिपरिंग, लिविंग डाउनस्ट्रीम एंड ट्रेजेडी ऑफ कॉमन जैसे शाहकार आए, और उन्होंने सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स जनरेट किए, लोगों के अंदर शऊर पैदा किया। तो लोग इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए बाहर निकले। तो यूएन ने कॉन्फ्रेंसेस का आगाज किया इन मसाइल को, इन्वायरमेंट के इश्यूज को कॉम्बेट करने के लिए। यूएन ने कॉन्फ्रेंसेस बुलाए जहां तमाम ममालिक ने इन्वायरमेंटल क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए प्लेज किए। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट 1972। 72 ने यूएन ने ह्यूमन इन्वायरमेंट पे ये कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर 3 इश्यूज डिस्कस हुए। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन इमिशंस फॉसिल फ्यूल के नतीजे में होते हैं।
और दूसरा पर्पस था न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से जो इंडेंजर्ड स्पीशीज थे उनको कंजर्व या प्रिजर्व करना। और तीसरा था मैनेजमेंट ऑफ हेजर्डस वेस्ट, यानी हेजर्डस वेस्ट मटेरियल है उसको सेफली मैनेज करना। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अर्थ समिट 1992, इसमें एजेंडा 21 को डिस्कस किया गया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिस्कस किया गया, जो आगे हम देखते हैं। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट पहला वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था। इसके 26 प्रिंसिपल्स थे और इसका सोल जो पर्पस था वो इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज को लिंक करना, यानी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज को सहना पड़ रहा था एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन, तो इनको लिंक करना और एक सस्टेनेबल पैटर्न देना। और इसका एक्शन प्लान क्या था? ग्लोबल एनवायरनमेंट असेसमेंट प्रोग्राम, यानी ग्लोबली जो एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा था या डैमेज हो रहा था उसकी असेसमेंट करना। दूसरा था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज, असेसमेंट के बाद उन इश्यूज को मैनेज करना। जैसे अगर हेजर्डस वेस्ट की वजह से कहीं एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है तो हेजर्डस वेस्ट को कैसे प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए और कैसे मैनेज किया जाए। और थर्ड था इंटरनेशनल सपोर्ट, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या टेक्निकल सपोर्ट हो, ये डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करेंगी थ्रू टेक्निकल एंड फाइनेंशियल मींस। और ये जो पहला कॉन्फ्रेंस था ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, इसका रिजल्ट क्या हुआ? यूनेप बना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसके जरिए ये जो एक्शन प्लान था उसको इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट असेसमेंट प्रोग्राम था, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज और इंटरनेशनल सपोर्ट क्लाइमेट चेंज फंड के जरिए। अवर कॉमन फ्यूचर 1987, यूएन में ब्रंटलैंड रिपोर्ट सबमिट करवाई गई जिसमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए गोल्स प्रपोज किए गए। और इन गोल्स का मेन फोकस था सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और इसमें बताया गया कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो साउथ की पॉवर्टी और नॉर्थ की नॉन सस्टेनेबल पैटर्न है। यानी जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी, डेवलप कंट्रीज थी, उनका अनसस्टेनेबल जो पैटर्न था वो मैसिव इमिशंस करते थे उस वो और फिर साउथ में जो पॉवर्टी थी उसके नतीजे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव नहीं हो रहे थे और इन्वायरमेंट में इश्यूज पैदा हो रहे थे। तो वहाँ ये बताया गया ब्रंटलैंड रिपोर्ट में कि ये इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज की इमिशंस और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसकी गुर्बत की वजह से, पॉवर्टी की वजह से इन्वायरमेंट के इश्यूज हैं। और इनको ओवरकम करने के लिए उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिफाइन किए जिनका मेन फोकस था सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना। उसके बाद 1992 में रियो समिट हुआ, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, जिसमें यह कॉन्सेप्ट दिया गया कि सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाए। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सोशली और इन्वायरमेंटली भी देखा जाए कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके नतीजे में इन्वायरमेंट और सोशल फैब्रिक डिग्रेड ना हो। इसके रिजल्ट्स क्या थे? इसके रिजल्ट में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी आया। इस पर कन्वेंशन हुआ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के हवाले से। यूएनएफसीसीसी बना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज,
जिसके नतीजे में अब तक सालाना कॉप के नाम पे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जहां ममालिक अपने प्लेजेस करते हैं इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के और अपने इकदामात के हवाले से यूएन को रिपोर्ट करते हैं। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी फॉरेस्ट को कंजर्व करना और डिजर्टिफिकेशन से बचाने के हवाले से जो कन्वेंशन था। एजेंडा 21, इसके रिजल्ट में एजेंडा 21 बना और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के प्रिंसिपल्स बने। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 was about development gap between industrialized and developing world, यानी जो डेवलपमेंट गैप था, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने एमिशंस के जरिए फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, जिसके नतीजे में ओवरऑल ग्लोबल इन्वायरमेंट डैमेज हुआ और फिर डेवलपिंग कंट्रीज बहुत सुस्त रवि से डेवलपमेंट कर रही थी और पॉवर्टी के नतीजे में फिर वहाँ के लोग नेचुरल रिसोर्सेज पर बर्डन थे, तो दोनों तरफ से दोनों एस्पेक्ट्स में तबाही हो रही थी इन्वायरमेंट की। इसका स्ट्रक्चर क्या था एजेंडा 21 का? सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस क्या थी इसमें? इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी इंटरनेशनल सपोर्ट सिस्टम बनाना जहां डेवलप्ड कंट्रीज अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्निकली और फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे लेके आएंगी जिसकी वजह से एनवायरनमेंट की क्वालिटी बेहतर हो। कॉम्बेटिंग पॉवर्टी यानी पॉवर्टी को ओवरकम करना। चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स, ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन सेटलमेंट और डिसीजन मेकिंग। दूसरा स्ट्रक्चर था इसका कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, यानी जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है या फिजिकल इन्वायरमेंट है जैसे एटमॉस्फेयर, लैंड, सॉइल, वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट कवर, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी कंजर्वेशन करना और उनको मैनेज करना, नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के हवाले से। थर्ड स्ट्रक्चर है स्ट्रेंथनिंग रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स, यानी इसमें पॉलिसी मेकिंग में जब हम इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की बात करते हैं तो वहाँ जो ग्रुप्स हैं उनके रोल की बात की गई कि पॉलिसी मेकिंग से लेकर इंडिजिनस नॉलेज शेयर करने तक हम इन ग्रुप्स को उसका हिस्सा बनाएं, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा बनाएं। वो ग्रुप्स कौन से हैं? वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ, इंडिजिनस पीपल, एनजीओस, लोकल अथॉरिटीज, ट्रेड यूनियंस, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज और फार्मर्स। और फोर्थ स्ट्रक्चर था मीन्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी ये जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए मैनेजमेंट पॉलिसी लेके आ रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें और इम्प्लीमेंटेशन के मीन्स क्या होंगे, यानी सपोर्ट क्या होगा। इसमें थे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे हमने पहले बात की कि इंडस्ट्रियलाइज्ड या डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज फंड के जरिए या इन्वायरमेंट मैनेजमेंट फंड के जरिए फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। दूसरा था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यहाँ ग्रीन टेक्नोलॉजी या सेफ इन्वायरमेंट सेफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजी देंगी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, या यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट लेके आएंगे जिसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज होगी। थर्ड है अवेयरनेस, अगेन जो शऊर इन्वायरमेंटल थॉट्स की शक्ल में चलता आ रहा था और इन्वायरमेंटल साइंस और क्लाइमेट चेंज साइंस में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका शऊर लोकल लोगों तक पहुंचाना, इंडिजिनस लोगों तक पहुंचाना, स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना। उसके बाद है इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है कि क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के हवाले से इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाना जिसके जरिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अक्रॉस द ग्लोब हम इम्प्लीमेंट कर सकें।
और फिर इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, इंटरनेशनल लॉ की शक्ल में जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके ज़रिए इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराना और वायलेटर्स को रोकना इन्वायरमेंटल वायलेशन से। उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस है वो है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002। इसमें दो इश्यूज को एड्रेस किया गया, एक तो पॉवर्टी और दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। जहाँ पॉवर्टी ज़्यादा होगी वहाँ लोग नेचुरल रिसोर्सेज पर बर्डन होंगे, नतीजे में फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, नेचुरल रिसोर्सेज डिग्रेड होंगे। इनमें जो इस समिट के नतीजे में जो की इश्यूज डिफाइन किए गए वो हैं पॉवर्टी, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट। और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलपमेंट के लिए फाइनेंसिंग करना। और थर्ड था ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट रिजीम बनाना और उसकी गवर्नेंस के लिए काम करना। और फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स, जितने इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उनको सही मानों में ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कराना इसका गोल था। अब इसके फर्दर गोल्स क्या है? सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड है, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी है, क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना है, बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन है, कंजर्वेशन है, वाटर क्वालिटी को इंश्योर कराना, ओशियन और सीज को पोल्यूशन से बचाना, एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी लेके आना, यानी पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और जितने केमिकल्स यूज होते हैं जिसकी वजह से सॉइल क्वालिटी डिग्रेड होती है, उसकी जगह ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करना। और सिटीज को ग्रीन बनाना सोलर एनर्जी की शक्ल में, व्हीकल्स को इलेक्ट्रिसिटी की तरफ शिफ्ट करने के जरिए, और अर्बन अर्बन फार्मिंग के जरिए। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। ये 8 गोल्स हैं। और इसका मकसद था कि पॉवर्टी को खत्म करना इन इट्स इन ऑल इट्स फॉर्म्स। पहला गोल एमडीजीज का, इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। सेकंड, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। थर्ड, promote gender equality. Fourth, reduce child mortality. Fifth, improve maternal health. Six, combat HIV, AIDS, and malaria. Seven, environmental sustainability. Eight, global partnership development. और रियो समिट 2 है, इसका थीम था ग्रीन इकोनॉमी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू सिक्योर रिन्यूड पॉलिटिकल कमिटमेंट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे जिनको हमने इम्प्लीमेंट करने थे और रियो समिट 1 में हमने इसका प्लेज किया था, उसको दोबारा से उस कमिटमेंट को रिन्यू करना और फिर इसको पॉलिटिकली परस्यू करना। इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव था टू एसेस द प्रोग्रेस टू डेट, यानी पहले का जो समिट था अब तक उसमें क्या डेवलपमेंट हुई उसके प्रोग्रेस को एसेस करना। एंड टू एड्रेस न्यू एंड इमर्जिंग इश्यूज, जो आज के दौर के मुताबिक आज के डेवलपमेंट के नतीजे में जो इश्यूज एमिनेट हो रहे हैं उनको एड्रेस करना। और वो न्यू इश्यूज क्या थे जो इस समिट में इंट्रोड्यूस कराए गए? वो जॉब्स के हवाले से थे, एनर्जी इंसिक्योरिटी के हवाले से, सिटीज़ के हवाले से, सिटीज़ की रिजिलियंस के हवाले से, सिटीज़ को क्लाइमेट चेंज रिजिलियंट बनाना, फूड इश्यूज, वाटर इश्यूज,
वाटर स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं, और ओशियंस का पोल्यूट होना, और फिर जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, फ्लड्स हैं, सुनामी, अर्थक्वेक वगैरह।